नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एक्सपर्ट यूट्यूब फैमिली में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जो 10th क्लास के मॉडल पेपर्स हैं वो उनके सॉल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सभी जो है डेली इसको देखते भी हैं। वैसे जो हम इसको क्या लाइव क्लास में इसको करते हैं, तो लाइव क्लास में थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, किसी को आवाज़ वगैरह नहीं आती है, तो हम इसको रिकॉर्डेड करके आपको सारे पेपर्स जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। वैसे इसको थोड़ा बताया भी था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो है आपको वीडियो जो है हमने अपलोड करवा दिया है। अब हम आगे के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा वो कहता है, इफ द मिरर फॉर्म्ड बाय ए इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर ऑफ ऑल पोजीशंस। यहाँ पर हमें एक मिरर के बारे में पूछा गया है, जिसमें हमें ये बताना है कि उसकी ऑल पोजीशन पर क्या बताना है, इमेज बताना है। और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट लाइक इन द फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डेविस। ठीक है, वो कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें एक ऐसे मिरर के बारे में बताना है, उस मिरर में क्या बताना है कि उसमें जो इमेजेस है उसका पोजीशन जो है वो ऑब्जेक्ट से कहाँ बन रहा है, उसके फ्रंट की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो और वो कुछ जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, कहाँ कैसा बनेगा, ऑलवेज इरेक्ट बनना चाहिए और डेंसिस यानी कि इरेक्ट और छोटा बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। आगे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ मिरर्स इट्स, ये किस मिरर में होगा, वो मिरर का नाम बताना है। ड्रॉ ए डायग्राम्स, यहाँ पर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एंड वेयर एंड वाई, ठीक है, इन जनरली यूज टाइप ऑफ मिरर, और हम जो है इस मिरर का यूजेस जनरली किसके लिए करते हैं। तो ये सारी चीजें हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई है। तो सबसे पहले हम इसका छोटा सा जो है वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है वो कम्प्लीटली नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इसका पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा सा हमने बताया है कि कॉन्वेक्स डाइवर्स रे, कॉन्वेक्स मिरर जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा, क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर जो है यहाँ पर इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, मिरर का नाम जो है हमारा वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। आगे पूछा है डाइवर्स रे, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो रे को क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है, यानी कि बांट देता है, फैला देता है। ठीक है, फॉर्मिंग वर्चुअल इरेक्ट एंड डेंसेस इमेज, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या करता है, इमेज को इरेक्ट बनाता है, और इरेक्ट के साथ साथ कैसा बनाता है, डेंसेस बनाता है, यानी कि छोटा बनाता है। ठीक है, तो यूजेस इसका कहाँ करते हैं, यूजेस भी देख लेते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं। व्हीकल्स रियर व्यू, ठीक है, कहाँ पर करता है इसके यूजेस जो है, हम अधिकतर व्हीकल्स में करते हैं, साइड ग्लास के रूप में करते हैं, पीछे की चीजों को देखने के लिए करते हैं। लिखा भी है हमने यहाँ पे। ठीक है, वाइड फील्ड्स ऑफ व्यू, ठीक है, जो पीछे वाली जो फील्ड होती है पीछे वाली, उसके देखने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। ये हमारे सेफ्टी के लिए होता है, इससे हमारी सेफ्टी होती है, ताकि हम साइड्स वगैरह जब लेते हैं तो हम इसके यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम पूछा गया है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए डायग्राम में क्या होता है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। कहा गया है मिरर है हमारा, ये इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में पूछा गया है कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। हमने कहा कि इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनना चाहिए हमारा, इरेक्ट बनना चाहिए और डायमेंशंस बनना चाहिए। तो हमने कहा कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ए बी नाम देते हैं, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो पहले हम फर्स्ट केस जो होता है हमारा वो ये देखेंगे। फर्स्ट केस में कहा है कि जब कोई रे, इससे निकलने वाली कोई रे कहाँ पर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स मिरर की, प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ जाती है, पैरेलल जाती है, कहाँ जाती है, पैरेलल जाती है। तो वो कैसा इमेज बनाती है, कहाँ से निकलती है, वो फोकस से होकर क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है। कहाँ से हो जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। वही हम बात करें दूसरा रे हमारा कहाँ से निकला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। कहाँ से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। ठीक है, ये हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी पॉइंट दे देते हैं, इसको एफ बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकला है। तो हम सभी जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रह जाती है हमारी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या जाती है, रह जाती है। ठीक है, तो वो उसी पाथ पर वापस
लौट आती है। ठीक है, कहाँ से वापस होती है, बैक कहाँ से होती है, उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और वापस उसी पाथ पर ऑब्जेक्ट की तरफ रिएक्ट होकर आती है। दूसरा हमने कहा है कि फोकस, ठीक है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से होगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। तो फोकस हमारा कहाँ पर है, इसको हम इस तरीके से इमेज को बनाते हैं। तो जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कहाँ, बियॉन्ड एफ, यानी कि फोकस पॉइंट से पहले किसकी तरफ बनेगा, पोल की तरफ बनेगा। कहाँ पर बनेगा, पोल की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो इमेज बनेगा हमारा वो ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, बहुत छोटा होगा और कैसा होगा, सीधा बनेगा। करेक्ट, ये है इसका आंसर। एनीवन कोई डाउट हो तो आप हमें इसको कमेंट में, जब आप इसको देखो तो कमेंट में हमें बता सकते हो। ठीक है, हम इसका जवाब जरूर देंगे। और इनके जो टॉपिक्स हैं वो हम टॉपिक्स वाइज जिसकी क्लासेस जो है आपको डेली 1 बाय 1 स्टार्टिंग से जो चैप्टर नंबर 1 to 13 14 जहाँ भी तक अपने चलेंगे, ठीक है, उन सभी चैप्टरों को क्या करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक्स उठाएंगे जो एग्जाम के व्यू से कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है, इनको तो हम करेंगे, इसके साथ साथ हमें जो तुम्हें वीडियो देंगे उसमें हम आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। चलो मैं इसको क्वेश्चन को ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद में जो है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वैसे हम आपको इसके नोट्स जो है वो कम्प्लीटली प्रोवाइड करवा देंगे, फिर भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ में, ताकि हैंड टू हैंड जो है वो नोट्स कंप्लीट कर सको। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेंट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का स्कैटरिंग क्या होता है उसके बारे में पूछा है, यानी कि सन से जो लाइट आती है उसके स्कैटरिंग के बारे में पूछा गया है। यूजेस दिस फिनोमिना टू एक्सप्लेन व्हाई द क्लियर स्काई। ठीक है, इस फिनोमिना के आधार पर हमें ये भी बताना है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि जो क्लियर स्काई है, ठीक है, आकाश जो है वो क्लियर स्काई एंड अपेयर ब्लू। ठीक है, आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मेंट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के स्कैटरिंग के बारे में पूछा गया है कि लाइट का जो स्कैटरिंग होता है वो कैसे होता है। यूजेस दिस फिनोमेना ऑफ एक्सप्लेन बाय द क्लियर स्काई अपेयर ऑफ ब्लू। ठीक है, स्काई हमें क्लियर क्यों दिखाई देता है और साथ में पूछा है अपेयर्स ब्लू, और ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई देता है। ऑन सन अपेयर्स, ठीक है, रेड साइड्स एट सनराइज। यहाँ पर देखो सनराइज और सनसेट दोनों पूछ सकता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सनसेट होता है और सनराइज होता है, ठीक है, वो रेडिश, यानी कि उस समय हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। अदरवाइज हमें जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, और सनसेट और सनराइज के समय जो है हमें कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का, यानी कि लालिमा जैसा दिखाई देता है, रेड ऑरेंज टाइप का होता है। ठीक है, आप सभी जानते हो इस चीज को कौन सा कलर होता है। तो वहां पर जो है हमें दो चीजों के बारे में पूछा गया है, इस फिनोमिना के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मेन पॉइंट है हमारा क्या है, इस फिनोमिना किस फिनोमिना के कारण होता है, उस स्कैटरिंग के फिनोमिना के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके आंसर्स देखते हैं। स्कैटरिंग, सबसे पहले स्कैटरिंग को समझते हैं। स्कैटरिंग में क्या होता है, जब सन से लाइट आती है, ठीक है, लाइट आती है, क्या करती है, लाइट आती है, इरेगुलर डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि लाइट जब आती है तो उसका क्या होता है, इरेगुलर डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि उसका विकिरण होता है, वो फैल जाती है। किससे फैलती है, बाय स्मॉल पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट के हुए, मॉलिक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल से क्या होता है, जब लाइट टकराती है तो उनका क्या होता है, एक प्रकीर्णन होता है। ऐसे समझो कि डिफ्लेक्शन हो जाता है, लाइट जो है फैल जाती है। क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, आप सभी जानते हो जैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे पार्टिकल्स होते हैं, एयर के भी होते हैं, एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास छोटे मोटे पार्टिकल्स जो होते हैं हवा के साथ उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो जब लाइट आती है तो इन पार्टिकल से क्या होती है, उनका स्कैटरिंग होता है, कोई इधर घूम जाती है, ठीक है, किसी का बैंड इधर हो जाता है, तो वहां पर लाइट का क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, यानी कि फैल जाती है। क्या हो जाती है,
फैल जाती है। तो इसके कारण जो है इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा हमसे पूछा गया है कि ब्लू स्काई, ठीक है, ब्लू स्काई के बारे में पूछा गया है कि आकाश ब्लू ही क्यों दिखाई देता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स के कारण मॉलिक्यूल्स सेट अ सॉर्टेड ब्लू वेवलेंथ, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि छोटी वेवलेंथ को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं। तो जो छोटी वेवलेंथ होती है, सबसे जो छोटी वेवलेंथ होती है वो कौन सी होती है, हम जानते हैं सभी ब्लू कलर की होती है। इस कारण हमें स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। कौन सी वेवलेंथ को कर देता है, शॉर्टेड वेवलेंथ को, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल लाइफ स्कैटरिंग भी कहते हैं। आगे देखिए यहां से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेड सन एंड सनराइज, ठीक है। जो सन है हमारा वो रेड पे दिखाई देता है, ठीक है, जो सनसेट होता है, सनराइज होता है, वो हमें रेड कलर का ही क्यों दिखाई देता है, उसके बारे में भी हमें पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर रेडिश बोला गया है इसको, ठीक है, रेड कंप्लीट रेड नहीं होता, ये थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हमें क्यों दिखाई देता है, बाकी हमें और जो दिन का ओवर टाइम होता है इसमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, सुबह और शाम ही रेड दिखाई देता है, वाई ऐसा क्यों। तो ये फिनोमिना है हमारा स्कैटरिंग ऑफ पाथ लेंथ के कारण, क्योंकि सन से जो लाइट आती है वो काफी लंबी डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है। इसका जो पाथ लेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और हम सभी जानते हैं, हम सभी ने प्रिज्म को पढ़ा है, ठीक है। तो प्रिज्म में हमें बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा लाइट स्कैटर्ड होती है, ठीक है, वो होती है हमारी, कौन सी होती है, सबसे ज्यादा रेड कलर की क्या होती है, लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इसको हम दूर से क्या सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके कारण हमें क्या होती है, ये जो लाइट है वो कैसी दिखाई देती है, दोनों सनसेट एंड सनराइज के समय ये क्या दिखाई देता है, हमें रेड कलर का दिखाई देता है। देखो यहाँ पर लिखा है द लॉन्गर पाथ स्कैटर्ड ब्लू अवे, ठीक है। आगे देखो लॉन्गर रेड वेवलेंथ रीच आइस, यानी कि ब्लू आई रे जो होती है हमारी, ब्लू कलर जो होता है वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है, इस कारण आकाश ब्लू कलर का दिखाई देता है। और रेड लाइट जो होती है वो लंबा पाथ लेंथ करती है, यानी उसका जो पाथ लेंथ होता है वो ज्यादा होता है, इस कारण उसकी वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण क्या करती है, वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और सनसेट एंड सनराइज के समय जो डिस्टेंस होती है वो काफी दूर की हो जाती है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन के कारण होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और देखते हैं हम यहाँ से कि इसका छोटा सा नोट देख लो आप एक बार, ठीक है। ये जो सारा फिनोमिना होता है वो होता है डिपेंड ऑफ वेवलेंथ, किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। लिख देता हूं मैं इसको यहाँ पे, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड, देखिए ये सारा जो फिनोमिना होता है वो किसके कारण होता है, वेवलेंथ के कारण होता है। किसके कारण होता है, वेवलेंथ के कारण होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ के कारण ही क्या होता है हमारा, ये होता है। वेवलेंथ कितनी होती है वो देख लेते हैं यहाँ से, ये थोड़ा अच्छे से नहीं आया, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, ठीक है, किसके कारण होता है, वेवलेंथ के कारण होता है। तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, इसके वेवलेंथ के बारे में अगर बात करें तो वो होता है लैम्डा इनवर्स 4, कितना होता है, लैम्डा इनवर्स 4 का होता है, ठीक है। इसके कारण जो है ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है, जो शॉर्टेड लैम्डा, ठीक है, स्कैटरिंग मोर, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, शॉर्टेड लैम्डा स्कैटर्ड मोर, ठीक है। तो ये जो होता है किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 10 लैम्डा इनवर्स 4 के किसकी होती है, एमस्ट्रॉम की होती है। ये था इसके क्वेश्चंस का फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे डिफरेंस पूछा गया है, किसके बारे में है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन काफी लेंथी है यहाँ पर, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में जो है हम देखेंगे। ओनली मेन पॉइंट लिख देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका।
देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर पूछी गई है। पहला पूछा गया है यहाँ से बायोडिग्रेडेबल्स के बारे में, बायोडिग्रेडेबल्स क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है। ठीक है, सब्सटेंस विच हेल्प ऑन वन एग्जाम्पल। ठीक है, इन सभी को हमें वन एग्जाम्पल से भी समझाना है, ये होते क्या है, किस प्रकार के सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में भी बताना है, और इनके वन एग्जाम्पल से इसको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, लिस्ट टू चेंजेस इन हैबिट्स, और हमें इनको कैसे चेंज किया जा सकता है उसके बारे में, अपनी दो हैबिट्स डेली लाइफ की या डेली रूटीन की बोल सकते हैं, डेली रूटीन की टू हैबिट्स के बारे में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके बारे में बताना है। दैट्स पीपल मस्ट अडॉप्ट इन द डिस्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ठीक है, हम उसको कैसे अडॉप्ट करें, ठीक है, उसके बारे में बताना है। एंड फॉर सेविंग द एनवायरमेंट, और उससे हम हमारे एनवायरमेंट को कैसे जो है सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी हमारे 3rd नंबर में आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल्स क्या होता है, उसके बाद में नॉन डी बायोडिग्रेडेबल। जी, तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, ऐसे सब्सटेंस या पदार्थ, ठीक है, क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। उनको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल्स कहते हैं। अब आप पूछोगे यहाँ से कि किससे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स क्या कर देते हैं, धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल्स। यानी कि कोई भी सब्सटेंस, जैसे ब्रेड ले लो, ब्रेड है हमारे पास, ब्रेड है, ब्रेड को आप थोड़े दिन के लिए कहीं डाल दो तो उसको धीरे धीरे इसमें क्या होंगे, जो माइक्रोब्स होते हैं उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, कंप्लीटली क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, जैसे कोई फ्रूट्स है, फ्रूट्स को ले लो, फूड ले लो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे डेली लाइफ में जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी हमारे सब्सटेंस होते हैं वो सब डी बायोडिग्रेडेबल आते हैं, या ऐसे कहो कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होने वाले जितने भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल्स कहलाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स कहते हैं। पहली चीज तो बायोडिग्रेडेबल्स हमने समझा कि ये क्या होते हैं, कम डिकम्पोज होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोज। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा फूड, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से फूड को ले लेते हैं कि जो फूड होता है, ठीक है, फूड फूड हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इसके अलावा हम पेपर्स ले सकते हैं। ठीक है, पेपर्स भी हमारे बायोडिग्रेडेबल्स हैं। ट्रीज, ट्रीज से निकलने वाले से ट्रीज के जो लीव्स वगैरह होती है, ठीक है, लीव्स वगैरह, तो यहाँ के ट्री के जितने भी पार्ट आते हैं हमारे वो भी बायोडिग्रेडेबल्स है। और खाने पीने की जितने भी चीजें आती है वो सारी हो जाती है, सब्जियां वगैरह, ठीक है, वेजिटेबल्स, ये सभी हमारे क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल्स सब्सटेंस होते हैं। नॉन डिबायोडिग्रेडेबल्स में हम ले सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टिक का। ठीक है, प्लास्टिक ले लो, रबर ले लो, ठीक है, सभी हमारे क्या है, डी नॉन डिबायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, जिनको माइक्रोब्स नहीं खाते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहते हैं, डी बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, हम इसके हैबिटेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके 2 हैबिटेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, पहला हमने कहा यहाँ से कि सेग्रेंट्स या रिसाइकल्स प्लास्टिक, हम प्लास्टिक को रिसाइकल करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ से यूज रीयूजेबल बैग्स। ठीक है, रीयूजेबल यानी कि ऐसे बैग्स, जैसे हम पॉलीथीन वगैरह का यूज करते हैं, उसी प्रकार हम पॉलीथीन की जगह पेपर्स बैग या फिर क्लॉथ बैग का यूज कर सकते हैं। यानी कि उनको हम बार बार जो है यूजेज में ला सकते हैं। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। इससे जो है वेस्टेज जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों कम हो जाएगा, जब हम इस तरीके के बैग्स का यूज करेंगे। ठीक है, जिनको हम बार बार में यूज कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन बैग लेके आते हो, जैसे पैकेजिंग के जितने भी चीजें आती है ना, पैकेजिंग या तो वो प्लास्टिक्स में हो सकती है, या पॉलीथीन्स वगैरह में, या प्लास्टिक्स के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं उनमें भी होती है। ठीक है, तो हम उनका यूज ना करते हुए किसका यूज करेंगे, इसका यूज करना चाहिए हमें, रीयूजेबल बैग्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो हमें अच्छे से समझ में भी आता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इस वेस्टेज को क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से दो चीजें देखो, सबसे पहली चीज है बायोडिग्रेडेबल रिसाइक्लेबल न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल होते हैं, न्यूट्रिएंट जो उनके रिसाइकिल हो जाते हैं और नॉन कॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। और ये जो दूसरे होते हैं यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं वो एक टॉक्सिक के रूप में कार्य करते हैं। क्या टॉक्सिक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, यानी कि उनको संचय या विषाक्तता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संचय या विषाक्तता का क्या बनते हैं, कारण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ या टॉक्सिसिटी के क्या बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारा पॉइजन वगैरह भी फैलता है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 18। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सभी टॉपिक्स के आपको कंप्लीट अगर आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनके बारे में सीखना है, ठीक है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट में जो है जरूर लिखें कि हमें इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाएं, ताकि हम जो इनके टॉपिक्स को 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को उठाकर आपको दे सकें। ठीक है, इनके ऊपर हम वीडियो बना देंगे लेकिन आपके कमेंट पर। तो सभी बच्चे जो है कमेंट को जरूर करें। ये एक आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। ठीक है, आप जैसे जैसे कमेंट करोगे हमें भी लगेगा कि बच्चे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इस वजह से हम आपको जो है आगे के प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ नहीं है, दो चीजें पूछी गई है, वो हम देख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बिना क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर दो चीजें है। पहला है सॉप। ठीक है, क्या है, सोप है। और दूसरा जो है हमारा क्वेश्चन उसमें पूछा है डिटर्जेंट। क्या पूछा है, डिटर्जेंट। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट के बारे में यहाँ पर बताना है। वो कहते हैं कि सोप और डिटर्जेंट सेम टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, यानी कि दोनों का जो सॉल्ट होता है वो फॉर्मूला जो होता है बनने का वो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, क्या होता है, सेम होता है। इसका साल्ट जो होता है एक ही होता है, फिर भी इन दोनों में डिफरेंस होता है, ऐसा क्यों। चलो क्वेश्चन काफी लेंथी है, हम ऐसे करते इसको कंप्लीटली जो है इसमें लिखवा देते हैं। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ से हमने कंप्लीटली क्वेश्चन को ड्रॉ किया है। ठीक है, लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है बोथ सोप्स एंड डिटर्जेंट आर सेम टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें दी गई है, सोप दिए हैं और डिटर्जेंट दिए हैं। कहा गया है कि दोनों जो है एक ही प्रकार के सॉल्ट है, दोनों में एक ही प्रकार के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, फिर भी आगे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, फिर भी में जो है क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, यहाँ पर हमने सोप के क्लीनिंग के बारे में भी बताना है। एंड व्हाई डू सोप्स नॉट फ्रॉम लेदर इन हार्ड वाटर। ठीक है, यहाँ पर हमें लेदर इन हार्ड वाटर्स बताना है। ठीक है, और लिस्ट 2 प्रॉब्लम्स, और इसके 2 प्रॉब्लम्स के बारे में भी हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, डिटर्जेंट इनसाइड द सोप, इससे डिटर्जेंट के अपेक्षा। ठीक है, किसमें बताना है, हमें यहाँ पर सोप के बारे में बताना है। ओनली सोप के बारे में यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को शो करना है। देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो जो डिफरेंस होता है इसमें क्या होता है कि सोप फ्रॉम नेचुरल फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, जो सोप होते हैं, साबुन जो बनते हैं हमारे, वो नेचुरल फैट से या फिर ऑयल से बनते हैं। इससे बनते हैं नेचुरल फैट्स या इससे बनते हैं नेचुरल फैट्स या ऑयल से बनते हैं, यानी कि सोडियम सॉल्ट कह सकते हैं, सोडियम सॉल्ट या फैटी एसिड्स के द्वारा इनको बनाया जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट सिंथेटिक्स, जो डिटर्जेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंथेटिक्स होते हैं। यानी कि सिंथेटिक्स का मतलब है यहाँ पर ये अधिकतर जो है वो पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके क्लासिंग के बारे में बात करते हैं। तो क्लेजिंग क्या होता है, क्लेजिंग क्या होता है कि सोप आयंस, सोप के जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो माइल्स ट्रैपिंग ऑयल डर्टी। ठीक है, जो क्या करते हैं, माइल्स ट्रैपिंग ऑयल डर्टी, जो हमारे ऑयली ऑयली जो कपड़े वगैरह जैसे होते हैं उसमें माइल्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। इसके पार्टिकल्स को, ऑयल के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। कब करते हैं, राइस अवे, जब हम उसको यानी कि क्लीन करते हैं। नो लेदर्स इन हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर्स में लेदर्स नहीं होते, यानी कि झाग नहीं देते हैं। ये जो होते हैं हमें Ca2 पॉजिटिव या फिर Mg2 पॉजिटिव आयन फ्रॉम इनसॉल्युबल स्केल्स। ठीक है, ये हमें आयंस में क्या देते हैं, या तो Ca2 पॉजिटिव देंगे, ठीक है, या फिर Mg2 पॉजिटिव आयन देंगे। ठीक है, दोनों में से जो जिसका भी हम यूज करेंगे यहाँ पर,
ठीक है, CA का यूज करते हैं, MG का यूज करते हैं, वो हमारे डिटर्जेंट पर, इसके सोप पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन दोनों के क्या करते हैं, इसके 2 पॉजिटिव आयंस देते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, सोल्व नहीं होते, इसमें डिजोल्व नहीं होते हैं, घुलते नहीं है और स्कैम्स नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, स्कैम्स का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, ये इसको हिंदी में शायद तलछट बोलते हैं। ठीक है, और ये स्कम्स नहीं देते, यानी झाग नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं, झाग नहीं बनाते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंटेड पूछे गए हैं लास्ट में। ठीक है, लिस्ट 2 प्रॉब्लम्स पूछे गए, तो 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रॉब्लम जो होता है हमारा, वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। ठीक है, यानी कि सीधी भाषा में बात करें तो यहाँ पर जल प्रदूषण, यानी कि जो हमारा वाटर होता है वो पॉल्यूट होता है, उसके कारण भी नहीं हो पाता है। यानी कि वाटर में क्या होती है, हार्डनेस होती है, फ्लोराइड वगैरह की मात्रा ज्यादा होने के कारण भी अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरे में बात करें तो इसमें यूट्रोफिकेशन होता है। क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक है, यानी कि जो एल्गे होते हैं और एल्गे के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, उसमें भी जो है ये कंप्लीटली झाग नहीं देते हैं, साफ नहीं करते हैं, इसलिए डिटर्जेंट से कैसे होते हैं, बेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट धुलाई के मामले में इससे क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और अब हम इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं।